नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत संधि लेकर, विशेष रूप से स्वर संधि लेकर। स्वर संधि के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप एवं पर रूप संधि के विषय में। सबसे पहले जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। याद रहे, जब भी दो वर्ण मिलें तो उन दोनों में या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन हो तो ही उसे संधि कहेंगे। जैसे रमा प्लस ईशः, रमा को अलग अलग लिखा तो अंतिम वर्ण है आ, और ईशः को अलग अलग लिखा तो पहला वर्ण है ई। तो यहां शर्त यह है कि इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। आ और ई ये दोनों मिलकर बनेगा ए, तो हम यहां लिखेंगे ए। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। अब इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो बनेगा रमेशः, यही संधि है। ध्यान रहे, अगर दोनों वर्णों में से किसी में भी परिवर्तन न हुआ तो वो संधि नहीं, संयोग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो वर्णों का आपस में मेल हो और दोनों में से एक वर्ण में भी परिवर्तन न आए तो उसे संधि नहीं, संयोग कहेंगे। जैसे धनम आनयति, धनम को अलग अलग लिखा तो अंतिम वर्ण है म, आनयति को अलग अलग लिखा तो पहला वर्ण है आ। अब म और आ दोनों क्या हैं? मा। अब यहां परिवर्तन नहीं हुआ, म आधा था, आ आगे है मा, तो ये म आ मा ही रहा, परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये संयोग कहलाएगा, संधि नहीं कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं संधियों के बारे में। जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अच संधि, दूसरा हल संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं, जिसमें स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या फिर स्वर के साथ में मेल होता है। तीसरा है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वर संधि। स्वर संधि शुरू करने से पहले हम ये जानें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनमें से ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ और री, ये दीर्घ री है। और संयुक्त स्वर कहलाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। यहां विद्यार्थी ध्यान दें, एक वर्ण है ली और दूसरा है दीर्घ री। इनका प्रयोग न के बराबर होता है, तो इनको देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि। सबसे पहले है दीर्घ संधि। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में होती है। दोनों मिलकर संधि युक्त वर्ण बनता है। दीर्घ संधि में क्या होता है? यदि पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ में से एक हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ या आ में से एक हो तो दोनों मिलकर आ बनता है। एक उदाहरण देखते हैं। राम प्लस अवतारः, राम को अलग लिखते हैं र, आ, म, अ, अंतिम वर्ण है अ। अवतारः को अलग लिखते हैं तो पहला वर्ण है अ। अब ये राम का अंतिम वर्ण अ और अवतारः का पहला अ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। तो इन दोनों के स्थान पे हम लिख देंगे आ। अब इस पूरे को हम मिलाकर लिखेंगे तो बनेगा रामावतारः। ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, पहले पद के अंत में ई या ई हो और दूसरे शब्द के पहले यानी शुरू में भी ई या ई हो तो दोनों मिलकर दीर्घ रूप यानी दीर्घ ई बनाएंगे। इसी तरह से पहले शब्द के अंत में उ या ऊ हो और दूसरे पद के शुरू में भी उ या ऊ हो तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घ ऊ बनेगा। इसी तरह से अंतिम है, पहले शब्द के अंत में री या री हो और दूसरे शब्द के शुरू में भी री या री हो तो दोनों मिलकर दीर्घ री बनाएंगे। आइए दीर्घ संधि के इस नियम को विस्तार से समझते हैं। पहला हमने नियम लिखा था, अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ ही बनता है। इसे हम अलग अलग करके समझें। जैसे अ के बाद अ आए तो आ बनेगा,
उदाहरण देखते हैं। सूर्य प्लस अस्तः, सूर्य का अंतिम है अ, अस्त का पहला है अ, दोनों मिलकर क्या बने? सूर्यास्तः आ। इसी तरह से एक तरफ अ हो और दूसरी तरफ आ, तो दोनों मिलकर आ ही बनेगा। जैसे हिम प्लस आलयः, हिम का अंतिम है अ, आलय का शुरू में है आ, दोनों मिलकर आ बना हिमालयः। ध्यान रहे, अगर पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द के शुरू में अ हो, यानी आ और अ मिलेंगे तो भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह से अगर पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द के शुरू में आ हो तो भी दोनों मिलकर आ ही बनेगा। जैसे महा प्लस आशयः, महाशयः। यहां दोनों तरफ आ है तो मिलकर आ ही बनेगा। ये था दीर्घ संधि का पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं, ई प्लस ई वाला। इसमें हमें देखना है पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ई हो और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रस्व ई हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे। जैसे हरि प्लस इच्छा, तो ये दोनों ह्रस्व ई हैं, मिलकर दीर्घ ई बनेगा हरिच्छा। इसी तरह से यदि पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ई और दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ई हो, यानी ह्रस्व और दीर्घ ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे परि प्लस ईक्षा, तो मिलकर बनेगा परीक्षा। इसी प्रकार यदि पहले शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और यहां पर ह्रस्व ई हो तो भी दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे। जैसे नदी प्लस इव, मिलकर बनेगा नदीव। नदी के अंत में है दीर्घ ई, इव के शुरू में है ह्रस्व ई, तो भी दोनों ने मिलकर दीर्घ ई बनाया। इसी प्रकार यदि पहले शब्द के अंत में दीर्घ ई हो, दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ई हो तो भी दोनों मिलकर दीर्घ ई ही बनाएंगे। उदाहरण देखिए, रजनी प्लस ईशः, यहां पर भी दीर्घ ई है और यहां पर भी दीर्घ ई, दोनों मिलकर दीर्घ ही बनाएंगे और बनेगा रजनीशाह। ये था दीर्घ संधि का दूसरा नियम। चलिए तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां उ प्लस उ मिलकर दीर्घ उ बनाते हैं। चलिए इस नियम को विस्तार से समझते हैं। पहले शब्द के अंत में ह्रस्व उ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रस्व उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ उ बनाएंगे। जैसे गुरु प्लस उपदेशाह, गुरु के अंतिम में क्या है? उ, उपदेशा के शुरू में क्या है? उ, दोनों ह्रस्व उ हैं, मिलकर दीर्घ उ बनाएंगे और शब्द बनेगा गुरुपदेशाह। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां गुरु में जो रु है ये ह्रस्व है और गुरुपदेशा ये दीर्घ है। दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले शब्द के अंत में यदि ह्रस्व उ हो और इसके बाद अगर दीर्घ उ आए तो भी दोनों मिलकर दीर्घ उ बनाएंगे। जैसे सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी कहते हैं लहर तरंग को, तो दोनों उ मिलकर दीर्घ उ बनेगा सिंधूर्मी। इसी प्रकार यदि पहले शब्द के अंत में दीर्घ उ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रस्व उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ उ बनाएंगे। जैसे वधू प्लस उत्सवाह, मिलकर बनेगा वधूत्सवाह। इसी प्रकार यदि दोनों दीर्घ उ मिलेंगे तो भी दीर्घ उ ही बनेगा। उदाहरण देखिए, भू प्लस ऊर्जा मिलकर बनेगा भूर्जा, भूमि की ऊर्जा। ये था दीर्घ संधि का तीसरा नियम। चौथा नियम हम आगे बढ़ते हैं, जहां री प्लस री दीर्घ री बनाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। जैसे दो ह्रस्व ई मिले तो दीर्घ री बनता है। जैसे मातृ प्लस ऋणम, अब मातृ का अंतिम है री और ऋणम का शुरू में री, दोनों मिलकर दीर्घ री बनाएंगे। ये लिखा हुआ है मातृणम, यहां लिखा हुआ है मातृ और ये पढ़ा जाएगा मातृ क्योंकि ये दीर्घ री है। इसी तरह से पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। ये दीर्घ संधि में री के उदाहरण हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। यहां आपके अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण लिखे हैं, विद्यार्थी इनका अभ्यास करें। दीर्घ संधि के बाद हम आगे बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि में भी हमें पूर्व पद उत्तर पद का ध्यान रखना है। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और उसके बाद यानी दूसरे शब्द के शुरू में ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, रमा प्लस ईशः। रमा को अलग अलग लिखा तो पाया अंतिम वर्ण है आ और ईशः को अलग अलग लिखा तो पहला वर्ण है ई। आ और ई दोनों मिलकर बनेगा ए।
ए को हमने यहां लिखा, मिलकर शब्द बना रमेशः। तो ये है अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए बनाएंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। पहले पद के अंत में यदि अ या आ वही है जो पहले था, ये रहे। इसके बाद यदि दूसरे शब्द के शुरू में उ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। इसी प्रकार यदि पहले पद के अंत में अ या आ में से कोई एक हो और दूसरे शब्द के शुरू में री या री में से कोई एक हो तो दोनों मिलकर अर बनाते हैं, र हलंत होता है। चलिए गुण संधि के इन नियमों को अलग अलग विस्तार से समझते हैं। जैसे पहले शब्द के अंत में हो अ और दूसरे शब्द के शुरू में हो ई तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए। जैसे देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः। अ के बाद यदि दीर्घ ई आए तो भी ए बनेगा। उदाहरण देखिए, नर प्लस ईशः, ईशः में दीर्घ ई है, मिलकर बना नरेशः। इसी प्रकार यदि आ के बाद ह्रस्व ई आए तो भी ए बनेगा। उदाहरण देखते हैं, बलाका प्लस इति बलाकेति। इसी प्रकार यदि आ के बाद दीर्घ ई आए यानी पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ई हो तो भी दोनों मिलकर ए बनाएंगे। जैसे महा प्लस ईशः महेशः। ये था पहला नियम। चलिए दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। अ आ के बाद उ आए तो दोनों ओ बनाते हैं। इसमें भी यदि अ के बाद उ आए तो भी ओ बनेगा। जैसे सूर्यः प्लस उदयः सूर्योदयः। अ के बाद यदि दीर्घ उ आए तो भी ओ बनेगा। जैसे नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। ऊढ़ा कहते हैं विवाहिता को, तो नवोढ़ा नव विवाहिता। इसी प्रकार यदि आ के बाद ह्रस्व उ आए तो भी ओ बनेगा। जैसे गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। उदकम यानी जलम तो गंगा जलम। इसी प्रकार यदि आ के बाद दीर्घ उ आए तो भी ओ ही बनेगा। जैसे गंगा प्लस ऊर्मी ही गंगोर्मी ही। ऊर्मी कहते हैं लहर या तरंग को। ये था गुण संधि का दूसरा नियम। चलिए तीसरे नियम को हम विस्तार से समझते हैं। जहां अ आ के बाद री आए तो अर बनता है। इसमें कैसे होगा, अ के बाद अगर री आए तो अर बनेगा। जैसे देव प्लस ऋषि ही देवर्षि ही। अब ये री का अर बनना थोड़ा सा कठिन लगता है, इसे और विस्तार से सरल रूप में समझते हैं। उदाहरण यहां लिखा है देव प्लस ऋषि ही। देव को अलग अलग लिखा तो इसका अंतिम वर्ण है अ। ऋषि को अलग अलग लिखा तो पहला वर्ण है री। तो हमारा नियम कहता है अगर अ के बाद री आए तो दोनों क्या बनेंगे, अर बन जाएगा। अ और री के स्थान पे हम अर लिखते हैं। अब मिलाकर लिखेंगे तो द और ए क्या बनेगा, दे। व हलंत है, आगे अ है, दोनों मिलकर व और र आधा वर और अंत में श और ई ही शी ही। अब ये हलंत र शी के ऊपर जाएगा तो मिलकर लिखा जाएगा देवर्षि। इसे हम देव ऋषि नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे देवर्षि ही। ये था गुण संधि का री वाला नियम। इसमें और विस्तार से समझते हैं। आ के बाद अगर री आए तो भी अर बनेगा। जैसे महा प्लस ऋषि ही। यहां आ है और यहां री, दोनों मिलकर अर बनेगा और शब्द बनेगा महर्षि ही। इसी तरह से वर्षा प्लस ऋतुहु वर्षर्तुहु। एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतुहु ग्रीष्मर्तुहु। ये थे गुण संधि के री वाले उदाहरण। इसी के साथ गुण संधि पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं हम वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि में भी हम पूर्व पद उत्तर पद के वर्णों पे ध्यान देंगे। पहले पद के अंत में यदि अ या आ हो और दूसरे पद के शुरू में ए या आई हो तो दोनों मिलकर ऐ बनाएंगे। एक उदाहरण देखते हैं, मम प्लस एव। मम को अलग अलग करके लिखा तो पाया अंतिम वर्ण है अ। एव को अलग अलग करेंगे तो एव का पहला वर्ण है ए। इन दोनों में संधि होगी। नियम कहता है अ आ के बाद ए ऐ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऐ। अब इन दोनों के स्थान पे हम यहाँ ऐ लिखते हैं। अब मिलाकर लिखेंगे म और अ। म प्लस ऐ मई, व प्लस अ व। तो शब्द बनेगा ममैव मेरा ही। तो यह है वृद्धि संधि का पहला नियम। दूसरा नियम है अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ बनाएंगे।
वृद्धि संधि के नियमों को हम विस्तार से समझते हैं। पहला, अ आ के बाद ए वाला नियम, जहां ऐ बनता है। ये ऐ किस प्रकार बनेगा? जैसे अ के बाद ए आए तो भी ऐ बनेगा। उदाहरण देखिए, एक प्लस एकम, क में अ और एकम में ए, दोनों ऐ बनेंगे और संधि युक्त शब्द बनेगा एकैकम। इसी प्रकार यदि अ के आगे ऐ आ जाए तो भी ऐ बनेगा। उदाहरण देखिए, स्व प्लस ऐच्छिकः, यहां अ है और ये ऐ है तो भी ऐ बनेगा, शब्द बनेगा स्वैच्छिकः। इसी प्रकार यदि आ के बाद ए आए तो भी ऐ बनेगा। जैसे सदा प्लस एव, यहां है आ, यहां है ए, दोनों मिलाकर ऐ बना सदैव। इसी तरह से यदि आ के बाद ऐ आ जाए तो भी दोनों ऐ बनाएंगे। उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्यम, यहां है आ, यहां है ऐ, दोनों मिलकर बना ऐ महेश्वर्यम। ये था वृद्धि संधि का पहला नियम। विस्तार से दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां अ आ और ओ औ मिलकर औ बनता है। ये औ किस प्रकार बनेगा? यदि अ के बाद ओ आए तो औ बनता है। जैसे जल प्लस ओघः, ओघः यानी धारा, जलौघः जल धारा। इसी तरह से यदि अ के बाद औ आए तो भी औ बनेगा। उदाहरण देखिए, मम प्लस औषधि, मम औषधि। इसी प्रकार यदि आ के बाद ओ आ जाए, यहां था अ के बाद ओ, यहां अगर आ के बाद ओ आए तो भी औ बनेगा। जैसे गंगा प्लस ओकः, ओकः कहते हैं घर को या शरण को, तो गंगा की शरण गंगौकः। इसी प्रकार यदि आ के बाद औ आए तो भी दोनों मिलकर औ बनाएंगे। महा प्लस औदार्यम, औदार्यम कहते हैं उदारता को, तो मिलकर बनेगा महोदार्यम। ये था वृद्धि संधि का दूसरा नियम जो हमने विस्तार से समझा। वृद्धि संधि यहां पूरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यण संधि की ओर। यण संधि में हम पूर्व पद उत्तर पद के वर्णों को समझते हैं। यण संधि का पहला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में ई या दीर्घ ई हो और दूसरे शब्द के शुरू में अन्य स्वर हो, यानी ई और ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर। ध्यान रहे, अगर ई के बाद यहां भी ई होता तो दीर्घ संधि हो जाती, तो वो नियम हम पढ़ चुके हैं। ये यण संधि है। ई के बाद अन्य स्वर आए तो ई का बनेगा य, और जो अन्य स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इति प्लस आदि, इति को अलग अलग करके लिखा तो पाया अंतिम वर्ण है ई, आदि को अलग अलग किया तो पहला वर्ण है आ। अब नियम कहता है ई के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई का क्या बनाना है? य, और अन्य स्वर होता है वो ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये आ है वो आ ही रहेगा। य प्लस आ क्या बनेगा? या। अब इस या को अगर हम यहां लिखें, ये लिख दिया या, अब मिलाकर लिखेंगे तो ई अकेला है, त आधा है और आगे या पूरा है, तो आधा त और या। आगे है द प्लस ई दी, मिलाकर शब्द बनेगा इत्यादि। तो यह है यण संधि का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, अगर पहले शब्द के अंत में उ या दीर्घ उ हो और दूसरे शब्द के शुरू में अन्य स्वर हो, किसको छोड़कर? उ या उ को छोड़कर, तो होता क्या है? उ का बनता है व, और जो अन्य स्वर होता है वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार यदि पहले शब्द के अंत में हो री या दीर्घ री और दूसरे शब्द के शुरू में अन्य स्वर हो री को छोड़कर, तो री का बनेगा र और अन्य स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। यण संधि का एक और नियम है जो बहुत ही कम उपयोग में आता है। पहले शब्द के अंत में हो लृ और दूसरे शब्द के शुरू में हो अन्य स्वर लृ को छोड़कर, तो लृ के स्थान पे बनेगा ल और जो अन्य स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए इन नियमों को सरल रूप में समझते हैं। पहला नियम कहता है ई के बाद अन्य स्वर आए तो यह बनता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, ये देखिए, चाहे यहां ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके आगे अन्य स्वर आएगा तो ई का बनेगा य और आगे का स्वर ज्यों का त्यों रहेगा, इस य में मिल जाएगा जो ई के स्थान पे बनता है, तो शब्द बना है यद्यपि। इसी प्रकार प्रति प्लस एकम, ई
अलग होगा त आधा बनेगा, ई के स्थान पे य में मिलेगा ए, शब्द बना प्रत्येकम। इसी प्रकार हमने देखा नास्ति प्लस उपायः, पूरा शब्द होगा नास्त्युपायः। इसी प्रकार परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम। दीर्घ ई का उदाहरण देखते हैं, नदी प्लस आवेगः, ई के स्थान पे य बनेगा, आ से मिलकर होगा या, द और या दोनों मिलकर बना द्या, शब्द है नद्यावेगः, नदी का आवेग। ये था यण संधि का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, ऊ के बाद अन्य स्वर आया तो वह बनेगा। उदाहरण देखते हैं, सु प्लस आगतम। सु में जो ऊ है वो अलग हटेगा तो स हो गया आधा, ऊ के स्थान पे क्या बना व, और आ से मिलकर वा, स्वागतम। एक उदाहरण और है, अनु प्लस अयः, अन्वयः। एषु प्लस एकम, एष्वेकम। एक उदाहरण और देखते हैं, धातु प्लस इकम, धात्विकम। ये ऊ के स्थान पे व बनेगा, चाहे ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो। ये था यण संधि का दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है, री के बाद अन्य स्वर आए तो री के स्थान पे र बनेगा, अन्य स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस आदेशः। त्रि में जो री है उसका क्या बनेगा र, र किससे मिलेगा आ से, रा। आधा त, र और आ क्या बना त्रा, मिलाकर लिखेंगे पित्रादेशः। इसी प्रकार भ्रातृ प्लस उपदेशः, शब्द बनेगा भ्रातृपदेशः। लरी वाला नियम है उसे भी देखते हैं, लरी प्लस अन्य स्वर तो लरी का क्या बनेगा ल। इस नियम का एक ही उदाहरण देखने को मिलता है, लरी प्लस आकृति। अब लरी का क्या बनेगा ल हलंत, आ मिलेगा तो बनेगा लाकृति ही। ये थी यण संधि जो यहां पूरी होती है। यण संधि के बाद हम बढ़ते हैं अयादि संधि की ओर। अयादि संधि में भी पूर्व पद उत्तर पद के वर्णों को देखते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में हो ए और दूसरे शब्द के शुरू में हो कोई भी स्वर, चाहे ए ही क्यों ना हो, तो ए के स्थान पे बनेगा अय। ए अय में बदलेगा, य हलंत होगा और जो आगे स्वर होगा वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, हरे प्लस ए। हरे को अलग अलग लिखा, ह अ र ए, अंतिम वर्ण है ए, और आगे जो प्रत्यय के रूप में शब्द है ए, वो एक अकेला ही है, तो ये हो गया इसका पहला वर्ण। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो नियम कहता है पहले वर्ण के अंत में हो ए और उसके आगे कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे क्या बनेगा अय, और आगे जो स्वर होगा वो ज्यों का त्यों, दोनों मिलकर क्या बने अये। इस अये को अगर यहां लिखते हैं, अब इन्हें मिलाएंगे, ह प्लस अ, ह, र आधा है आगे अ है, दोनों मिलके र पूरा होगा और ये आगे लिखा जाएगा र ए, पूरा शब्द होगा हर ए। ये है अयादि संधि। अयादि संधि का दूसरा नियम देखते हैं, अगर ऐ के बाद कोई स्वर आ जाए तो ऐ के स्थान पे बनेगा आय और जो स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तीसरा नियम कहता है अगर पहले शब्द के अंत में हो ओ और आगे कोई भी स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पे बनेगा अव और जो स्वर है वो ज्यों का त्यों। अंतिम नियम है अगर पहले शब्द के अंत में हो औ और दूसरे शब्द के शुरू में कोई भी स्वर हो तो औ के स्थान पे बनता है आव और जो स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। इस संधि में अय, आय, अव, आव आदि बनते हैं, इसलिए इसका नाम है अय आदि, अयादि संधि। इन नियमों को हम सरल रूप में समझते हैं। पहला नियम है ए के स्थान पे अय आदेश। कैसे होता है उदाहरण देखिए, चे प्लस अनम, इसके अंत में है ए, आगे है कोई स्वर तो ए का क्या बनेगा अय, शब्द बना चयनम। इसी तरह से ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम शयनम। इसी प्रकार मुने प्लस ए, ये जो अंत में ए है इसके स्थान पे आएगा अय और ये ए उसमें मिलेगा तो बनेगा मुनये। तो ये था ए के स्थान पे अय। आगे बढ़ते हैं, ऐ के स्थान पे आय आदेश। उदाहरण देखते हैं, नई प्लस अकाह, इसके अंत में क्या है ऐ, ऐ के स्थान पे क्या बनेगा आय और ये अ उसमें मिलेगा तो संधि युक्त शब्द होगा नायकः। इसी प्रकार से गई प्लस इका, गायिका। एक उदाहरण और देखते हैं, विनयी प्लस अकः, विनायकः। ऐ के स्थान पे क्या बन रहा है
आय, तो गई प्लस अनम गायनम। ये था अयादि संधि का दूसरा नियम, जहां ऐ के स्थान पे आय बनता है। तीसरा नियम कहता है ओ के आगे स्वर आए तो अव बनता है। उदाहरण देखिए, विष्णु प्लस ए, ओ के स्थान पे क्या बनेगा? अव। ये ए उसमें मिलेगा तो संधि युक्त शब्द होगा विष्णवे। इसी प्रकार पो प्लस अनह पवनः। इसी प्रकार से भो प्लस ईशम, ओ के स्थान पे क्या बनेगा? अव, तो भव, और ई उसमें मिलेगा तो भविष्यम। इसी प्रकार से भो प्लस अनम भवनम। ये था अयादि संधि में ओ का अव बनना। अंतिम है औ के स्थान पे आव आदेश। उदाहरण देखते हैं, पौ प्लस अकह पावकः। इसी प्रकार से नौ प्लस इकह नाविकः। औ के स्थान पे क्या बना? आव, तो नाव, और इकह अंत में लगा तो नाविकः। इसी प्रकार से भौ प्लस उकह भावुकः। एक उदाहरण और देखते हैं, धौ प्लस अकह, औ का क्या बनाएंगे? आव, तो शब्द बनेगा धावकः। अयादि संधि यहां पूरी होती है। स्वर संधि मुख्य रूप से ये 5 थी। इसके बाद हम स्वर संधि में देखेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व मानी पहला। पहला जो वर्ण होता है, यानी पहले शब्द के अंत वाला जो वर्ण होता है, उस वर्ण को ये बाद वाला शब्द अपना रूप दे देता है, तो पूर्व रूप संधि कहलाती है। जैसे पहले शब्द के अंत में हो ए या ओ और दूसरे शब्द के शुरू में आ जाए अ। इस स्थिति में ये अ अपना रूप इन पहले वाले वर्णों को दे देगा और इसका लोप हो जाएगा। तो ए और ओ जो हैं वो तो ज्यों के त्यों रहेंगे, और ये जो अ है इसके स्थान पे ये अवग्रह चिन्ह होगा। इसका मतलब होता है कि यहां पर अ की उपस्थिति है। एक उदाहरण देखते हैं, हरे प्लस अत्र। पहले शब्द के अंत में क्या है? ए है। दूसरा शब्द अलग अलग लिखा अत्र, इसके शुरू में है अ। अब नियम कहता है ए और ओ के आगे अगर अ आए तो ए और ओ ये तो ज्यों के त्यों रहेंगे, तो अ के स्थान पे बनेगा अवग्रह चिन्ह। ये हमने यहां पर लिख दिया। इन दोनों वर्णों को हम यहां लिखते हैं और मिलाकर शब्द बनाते हैं, तो क्या बनेगा? हरेयत्र। ध्यान रहे, ये पूर्व रूप जो संधि है ये अयादि संधि का अपवाद है। इसमें कुछ एक उदाहरण ही हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान से देखना होता है। चलिए पूर्व रूप संधि के कुछ उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है ते प्लस अपि बनेगा तेपि। इसी तरह से वृक्षे प्लस अस्मिन मिलाकर बना वृक्षेस्मिन। एक उदाहरण और देखते हैं, वने प्लस अपि वनेपि। ओ का उदाहरण देखें, विष्णु प्लस अत्र, तो ओ ज्यों का त्यों रहेगा, अ अपना रूप इसे दे देगा और यहां अवग्रह चिन्ह होगा, शब्द बनेगा विष्णोत्र। ये था पूर्व रूप संधि। अंतिम है पर रूप संधि। पूर्व का मतलब होता है पहला, पर का मतलब होता है बाद वाला, यानी पहला वर्ण बाद वाले वर्ण को अपना रूप दे दे, अपना अस्तित्व सौंप दे, वो है पर रूप संधि। नियम है पहले शब्द के अंत में हो अ। ध्यान रहे यह अ उपसर्ग का अ होना चाहिए, यानी उपसर्ग के अंत में अ हो और उसके आगे यदि ए और ओ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या होगा? अ का लोप हो जाएगा। अ अपना अस्तित्व इसमें विलीन कर देगा, अपना रूप इनको सौंप देगा, यानी गायब हो जाएगा और ए और ओ ज्यों के त्यों रहेंगे। एक उदाहरण देखते हैं, प्र प्लस एजते। प्र उपसर्ग है और इसके अंत में अ है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा अ का और ए उसमें मिलेगा तो बनेगा प्रेजते। होना तो क्या चाहिए था? अ के बाद ए आए तो वृद्धि संधि होकर ऐ बनना चाहिए था, लेकिन ये पररूप संधि का नियम यहां अ का लोप करके प्रेजते बनाता है। जैसे उप प्लस ओषति। उप उपसर्ग है, अंत में अ है, आगे ओ आ गया तो ये अ अपना रूप पर वाले बाद वाले स्वर को दे देगा, तो ये पर रूप संधि होके बनेगा उपोषति। इसी तरह से प्र प्लस एषयति प्रेषयति, तो ये है पर रूप संधि। विद्यार्थी ध्यान दें, पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है, यानी नियमानुसार यहां वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, उसके अपवाद स्वरूप होती है पर रूप संधि। विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहां लिखे जा रहे हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है इनका अभ्यास वे स्वयं करें।
दिए गए शब्दों में संधि करें, उनके नियम को पहचानें और इसका अभ्यास अच्छी तरह से करें। ये था स्वर संधि। स्वर संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।